राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है जब वैश्विक स्तर पर इसकी आर्थिक उपलब्धियों, तकनीकी और डिजिटल उन्नति को मिली है पहचान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, कहा चौकीदारों को 11,000 रुपये मानदेय व 4,000 रुपये वर्दी भत्ता और हर 5 साल के बाद मिलेगी साइकिल। और 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज अंतिम दिन। बाबा बर्फानी की गुफा में आज साल की हुई अंतिम आरती। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। ब्रह्मकुमारी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए प्रतिबद्धता की सकारात्मक भावना है, लेकिन इसमें अपनी मेहनत एवं ज्ञान को ही अपनी पहचान बनाना होगा, जबकि अभी समाज में अधिकतर लोग छोटी सफलता के लिए अपने सिद्धांतों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल्य और कड़ी मेहनत ही सफलता की पूंजी है। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतियोगी प्रतीक्षा में शामिल छात्रों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने समाज से ऐसे छात्राओं की मानसिक अवस्था को समझकर सहारा बनने और हौसला देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों, अपने भविष्य का अंत कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे बच्चों ने पिछले दिनों अपने आप को इस दुनिया से खुद को विदाई कर ली। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ शांति के पक्षधर है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध कोई नहीं चाहता, क्योंकि इससे तेल, खाद्य सामग्री और उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। वे आज नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता और इसका वैश्विक प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व कई मायनों में खास है, क्योंकि उसमें इसे आधिकारिक कार्यक्रम की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस संगठन की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब उसे आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल प्रगति तथा प्रतिभा के क्षेत्र में विश्व भर में सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन क्षेत्रों में क्षमता प्रदर्शित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया है। Impact that our success will have on the world. The second point I make to you is how we are today, the generosity of India. When you say that in G20, Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, the world believes that. They do not think this is an empty slogan made for a conference. They actually have seen in the behavior of India. That topic of conversation was the Chandrayaan landing. And the most, to me, I mean, one was, it's like you feel
you are on a big stage, something big has happened in your country, you're already like little bit walking a little bit taller and higher. But the greatest satisfaction for me that day was चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर जयशंकर ने कहा कि इससे विश्व को प्रेरणा मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार शहरी और अन्य विकास परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को बताया कि सरकार अंतिम शोर तक संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र के भीतर बेहतर संपर्क सुविधा के लिए 10,000 ई बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराने में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिकाना हक किसके नाम पे है? तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पास्ट हाउसिंग स्कीम के साथ कंपैरिजन है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2004 और 14 में जो पिछली सरकार की हाउसिंग स्कीम थी JNNURM, उसमें टोटल हाउसेज अप्रूव्ड वह 13 lakhs। ये चढ़ता चढ़ता अभी 1 करोड़ 18 लाख पे पहुंच गया। कहां 13 लाख और 1 करोड़ 18 लाख। हाउसेज कंप्लीटेड पहले थे 8 लाख, अभी हाउसेज कंप्लीटेड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरीज 76 लाख। हाउस होल्ड अंडर सब्सिडी स्कीम पहले 18,000 थे, अब 25 लाख है। इस अवसर पर हरदीप सिंह ने मंत्रालय द्वारा 2014 से 2020 तक पूरी की गई परियोजनाओं का ई-बुक संस्करण जारी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ग्रामीण चौकीदारों को नायाब तोहफा देते हुए कई अहम घोषणाएं की। अभी चौकीदारों को 11,000 रुपये मानदेय व शेयर 4,000 रुपये वर्दी भत्ता एवं हर 5 साल के बाद साइकिल मिलेगी। इसके अलावा चौकीदारों को 1,000 रुपये लाठी एवं बैटरी के लिए सालाना मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के नेतृत्व में कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल सहित राज्य भर में आए ग्रामीण चौकीदारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है और सभी सफाई कर्मचारी एवं अन्य वर्करों का मानदेय हर माह समय पर मिलना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही नवीनतम आंकड़े मिल रहे हैं। पीपीपी से बीपीएल राशन कार्ड बनाने, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। इस योजना का ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है और नागरिकों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांव की इकाई में अहम कड़ी होता है। चौकीदार से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अलावा अब शादी पंजीकरण कार्य में भी पूर्ण सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृत्यु पंजीकरण की राशि 300 रुपये की बजाय 400 रुपये हर माह मिलेगी। उन्होंने कहा कि चौकीदारों के मानदेय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए चौकीदार ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर में ऑनलाइन बटन दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें मानदेय हर माह समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौकीदारों को बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा और नवंबर माह से मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के दौरान एक मुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा चौकीदारों को ईपीएफ योजना के तहत 12% स्वयं वहन करना होगा और 12% हिस्सा सरकार की ओर से जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव नगर निगम में आ जाते हैं उनके ग्रामीण चौकीदारों को योग्यता अनुसार अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा। अंबाला छावनी में हाउसिंग बोर्ड चौकी का गृह मंत्री अनिल विज ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान INDAI अलायंस की मुंबई में हो रही 2 दिवसीय बैठक पर कहा कि यह गठबंधन प्राइम मिनिस्टर क्लब है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक म्यूजियम है जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों के स्टैचू लगाया है, उसी प्रकार से INDAI को भी अपने प्रधानमंत्री घोषित करके इसमें पुतले लगा देने चाहिए। दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया है जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों का
स्टैचू लगाया जाए। उसी प्रकार से ये जो I.N.D.I.A है, इनको भी अपना एक म्यूजियम बना के और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके इनके भी पुतले लगा दें, क्योंकि ये सारे प्रधानमंत्रियों की क्लब है, प्रधानमंत्री क्लब। और ये तो पार्टी भी क्या, ये तो टी पार्टी है। दिन को ये लड़ लेते हैं अलग अलग प्रदेशों में जाके और रात को बैठ के चाय पी लेते हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने दोष के लिए कुछ नहीं किया है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संस्कृत प्रेमियों की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ विशेष रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे महान भाषा का सम्मान करें और संस्कृत में कम से कम एक वाक्य अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में एक वाक्य साझा किया। संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक्स पर पोस्ट पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व की प्राचीनतम भाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी संस्कृत की महत्ता को स्थापित करने वाले विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस खास अवसर पर भारतीय संस्कृति की विरासत की प्रतीक संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए व हमारी नई पीढ़ी को इस भाषा के बारे में जानने और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने हेतु जागरूक करने का संकल्प लें। विश्व संस्कृत दिवस इस भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें प्राचीन विद्वानों और ऋषियों ने धर्म और दर्शन संबंधी अनेक सम्मानित ग्रंथ लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नकली वेबसाइट को लेकर आम जनता को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग नकली वेबसाइट बनाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट sci.gov.in है, जबकि cbins/CISCIGV.com और cbins.scigv.com/ के जरिए लोगों को गुमराह कर कुछ लोग निजी जानकारी मांग रहे हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज अंतिम दिन है। बाबा बर्फानी की गुफा में आज साल की अंतिम आरती की गई। हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों की संख्या में पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ मंदिर में प्रतीक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। इस साल की सफल अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। राखी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कम करने की घोषणा को लेकर जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है। गैस सिलेंडर की कीमत घटाने की घोषणा को जनता ने इसे राखी का बेहतरीन तोहफा बताया। घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस बड़े फैसले से आम आदमी के घर के बजट में अच्छी राहत मिलेगी। सरकार की इस घोषणा पर गैस उपभोक्ताओं के साथ साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। सब जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि 200 रुपये कम कर दिए गए रक्षाबंधन के त्यौहार पे, तो इसलिए हम मोदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि ये गरीब जनता के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है उनकी तरफ से कि जो हमें प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर के 200 रुपये जो दाम कम हुए हैं, उससे आम उपभोक्ता है उसको तो बहुत खुशी हुई है, लेकिन जो उज्ज्वला कनेक्शन है, जो मेरा उज्ज्वला कनेक्शन है, उसमें मुझे 400 रुपये का जो लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। 200 रुपये की छूट दी जा रही है और उज्ज्वला योजना पर 400 रुपये तक की छूट हमको मिल रही है। इसमें ये अभी सिलेंडर हमको 700 रुपये कुछ का पड़ रहा है। ये योजना बहुत अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री ने एक तोहफा। हमारा बजट इतना पहले 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता था तो उसमें बजट बिगड़ जाता था। आज बहुत ज्यादा राहत की बात है। ये 400 रुपये की छूट उज्ज्वला योजना पे मिल रही है। पर हमें 200 रुपये गैस के ऊपर कम करके हर परिवार के लिए ये खुशी का मौका दिया है, ताकि लोग इससे 200 रुपये कम होने के बाद और कहीं लोगों परिवार के खर्चों पर फर्क पड़ेगा, जिससे उनको लाभ मिलेगा। इससे 33
करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिला है और जो उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ता आते हैं उनको ये लाभ 400 रुपये का हो गया। बारिशों के बाद फरीदाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। अब तक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया है जो धरातल पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए कि वह डेंगू की जांच के लिए निर्धारित फीस से ज़्यादा पैसा किसी से ना वसूलें। उन्होंने कहा कि बारिशों के बाद डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है। ऐसे में नागरिकों को खुद भी मच्छरों से बचने के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। बारिश के कुछ टाइम बाद से डेंगू के मामले बढ़ने लग जाते हैं, तो लोगों से यही आग्रह है कि कहीं पे भी अगर पानी खड़ा है तो उसको निकालें, वहाँ से खड़ा ना होने दें और अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि मच्छर कहीं से भी आ जाता है और अगर वो एक बार ही अगर ग्रसित हो गए तो उसमें जो प्लेटलेट हैं काफ़ी कम हो जाते हैं और दिक्कत भी काफ़ी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए सारे उपाय अपने करें और घर के अंदर चाहे मच्छरदानी लगानी हो, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने हो तो वो भी लगाएं। परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो पानी का देखें, कहीं पे अगर स्टैग्नेटेड पानी है तो उसको ज़रूर खाली करें वहाँ से। और सभी प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनसे भी आग्रह है कि चार्जेस जितने सरकार द्वारा जो दिए गए हैं उसी रेट पे ही टेस्ट करें और बाकी जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं या फिर सेंटर्स हैं वहाँ पे भी टेस्ट किए जाए। स्वास्थ्य विभाग की हमने टीम्स बनाई है, रूरल एरिया में बनाई है और अर्बन एरिया में बनाई है। सभी जागरूक भी कर रहे हैं और दूसरा जो टेस्ट भी करने हैं या फिर ऑफिसेज वगैरह में भी जाके वो देख रहे हैं वहाँ पे कहीं अगर पानी खड़ा है तो। भिवाड़ी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी बीमा योजनाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने खाता धारकों को इन योजनाओं से जोड़ें ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में उनको इन परियोजनाओं का फायदा मिल सके। यह बीमा योजनाएं लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम करती हैं। घनश्याम सराफ ने भिवाड़ी के बाल भवन परिसर के सामने एक निजी बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना नागरिकों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि खाता धारक को सालाना मामूली सी प्रीमियम राशि देनी होती है, लेकिन मुश्किल समय में परिवार को मिलने वाली यह राशि बड़ी राहत प्रदान करती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि बैंक में आने वाले नागरिकों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि कचरा डंपिंग यार्ड को शिफ्ट करने के लिए उचित जगह देखी जा रही है। जगह मिलते ही डंपिंग यार्ड को शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर में तेज़ गति से विकास कार्य हो रहे हैं। शहर में जहां एक तरफ सड़कों का विनिर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट व डिवाइडर का निर्माण करवाया जा रहा है। पूरा हो गया है इस क्षेत्र में, और भी कुछ काम हमने अभी देखे हैं, हम उनका भी काम पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक पीछे वाला पार्क है यहाँ पे, उस पार्क की अवस्था देख के ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। उसको ठीक करने का काम भी हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। भिवानी शहर की एक तो सड़क कोई भी बाकी नहीं रहेगी, सारी सड़कें पूर्णोद्धार होगा। जो कच्चे क्षेत्र हैं वहाँ नगर परिषद हमारी सड़कें बनाने जा रही है, और ऐसी स्थिति जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पे जल्द से जल्द काम शुरू होके काम अच्छा होने के आसार हैं, और वो काम जल्द से जल्द पूरे हो। जिस भी डिपार्टमेंट की कोई सड़क बाकी है उसको बनाने का और डंपिंग यार्ड को यहाँ से दूर ले जाने का काम हम करेंगे। इसके लिए सरकार ने हमारे सबको वचन भी दिया है कि आप अपना क्षेत्र बताएं, हम उसको लेकर कहीं भी आपके जो ये चिंता है डंपिंग यार्ड की, उसको दूर करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश में अंधता को कम करने के उद्देश्य से 8 सितंबर तक 38वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेत्रदान पखवाड़े के तहत कैथल के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
इस दौरान लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक करके उनके फार्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करने का संकल्प लेकर अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आंखों को दान करने की घोषणा कर सकता है। फार्म भरने पर उस व्यक्ति को एक परिचय पत्र दिया जाता है ताकि मृत्यु के पश्चात उसके परिजन उसकी इच्छा के अनुसार उसका नेत्रदान करवा सकें। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता गोयल, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विकास धवन और डॉक्टर आदित्य गोयल ने कहा कि सरकार अंधता को दूर करने के लिए लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रही है और काफ़ी लोग नेत्रदान के लिए अपनी इच्छा से संकल्प भी ले रहे हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान फगवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने आईईसी मटेरियल मतलब पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपकी मृत्यु के बाद आंखें आपकी कोई उपयोग की नहीं है। अगर आप किसी को नेत्रदान करते हैं तो अब वो बाद में भी दुनिया देख पाएगा, आपके बाद भी आपकी आंखें दुनिया देखेंगी। और इसके लिए हम फॉर्म भी भरवा रहे हैं लोगों से, जो लोग विलिंग हैं। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा दान है और इसलिए बढ़ चढ़ के लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि वो इसमें हिस्सा लें। सेवा संघ के महासचिव शिव शंकर पावा ने कहा कि संस्था द्वारा कई वर्ष पूर्व नेत्रदान योजना शुरू की गई। संस्था द्वारा अब तक लगभग 400 लोगों द्वारा नेत्रदान किया जा चुका है, जिससे लगभग 800 लोगों को आंखों की रोशनी प्रदान की जा चुकी है। नेत्रदान के लिए संकल्प लेने वाले लोगों ने कहा कि वास्तव में नेत्रदान एक महादान है। उन्होंने कहा कि हम मृत्यु के पश्चात अपनी आंखों को दान करते हैं तो 2 व्यक्तियों को इस सुंदर संसार को देखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि आज वे नेत्रदान का संकल्प फार्म भरकर बहुत खुश हैं। नेत्र दान करके पुण्य कमा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि 400 प्राणियों के नेत्रों से 800 ऐसे लोगों को रोशनी प्राप्त हुई है जो किसी कारणवश उस परमपिता परमात्मा की सुंदर कायनात को देख नहीं पा रहे थे। नेत्रदान करने का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है इसकी हम सराहना करते हैं। और मरने के बाद वैसे भी शरीर मिट्टी भर जाते हैं, काफी है जिसको हम मरने के बाद दान कर सकते हैं। और नेत्रदान जब से हमारा प्रोग्राम चला है उसके बाद काफ़ी नेत्रहीन लोगों को दृष्टि देकर के एक उजाले की तरफ ले जाने का कार्य मरने के बाद भी इंसानों ने किया, वो भी एक सराहनीय है। नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है और जो नेत्रहीन लोग हैं उनके काम आती है। एक यही चीज़ है जो हम मरने के बाद भी दान कर सकते हैं। जीते जी ब्लडदान और मरने के बाद नेत्रदान। हरियाणा प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की बेहतर फसल हो सके और फसलों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नरवाना लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नरवाना कपास दिवस मना रही है, जिसके तहत जगह जगह पर शिविर लगाकर किसानों से कपास उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों को जान रही है, साथ ही प्रोडक्शन की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नरवाना के एसडीओ बलजीत लाठर ने बताया कि कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। एसडीओ बलजीत लाठर ने बताया कि किसानों को कपास में लगने वाली बीमारियों के बारे में और उसे किस तरह से ठीक किया जाए उसकी जानकारी दी गई। बीओ सुरेंद्र मौर्य ने किसानों को सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी। किसानों की तरफ से जो भी प्रश्न आए हैं उनका भी समाधान किसानों को बताया गया है और डिटेल में बताया गया है कि किसान एक फसल के पीछे, पिछली बार बारिश अच्छी हो गई तो धान के पीछे लग लेते हैं, तो हमने किसानों को बताया है कि जहाँ पर पानी की बहुतायत है वहाँ पर तो धान लगाना ठीक है, और धान भी अगर आप लगाओ तो धान की आप सीधी बिजाई कीजिए और कपास की फसल की तरफ आप फोकस कीजिए। और जिस किसान ने धान के स्थान पर देसी कपास की बिजाई की है उसको 3,000 रुपये और अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। 7 और 3 10,000 रुपये टोटल हो गए। और इस समय पर हरियाणा सरकार द्वारा एक और स्कीम चलाई गई है जिसमें कपास की फसल पर पोषक तत्वों का स्प्रे करने पर व कीटनाशकों का स्प्रे करने पर गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए
कैंप में आए हुए किसानों ने बताया कि उन्हें कपास की फसल में आने वाली बीमारियों और बुवाई के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी गई। जानकारी दे किसान संतुष्ट है जी। चलो उम्मीद करा जी अच्छे बीज लेकर आवा है। बीज पे मेन मुद्दा रह रही है जी, भाई कपास का बीज हो, गेहूँ का बीज हो, सरसों का बीज हो जी, अच्छे बीज हो जी, अच्छी पैदावार हो जाए। किसान कोशिश तो करिए जी। कृषि अधिकारियों ने बताया जैविक खेती पे, जहर मुक्त खेती पे हमारा तो प्रयास है जी किसानों का। कपास में होने वाले कीटनाशक कीट और उसका प्रबंधन कैसे करना है, बिजाई की क्या क्या सुविधाएं हैं, लास्ट तक डिटेल से बताया और जो सवाल किसानों ने किया उसका बड़ी संतुष्टि से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। धान के बारे में जिस तरह जो बीमारी आती है जी उसके बारे में, और कपास के बारे में भी जी जो बीमारी आती है उसके बारे में बताई। इस तरह धान और कपास के बारे में बताया गया जी। जो खादें और कीटनाशक दवाई है उसके आने से पहले यूज़ ना करें, उसके आने के बाद ही यूज़ करें। खाद का तो प्रयोग हम कर सकते हैं, दवाई का नहीं कर सकते जी। इस तरह कोई भी फसल के बीमारी आती है उसके आने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, भोजन, परिवहन और सुरक्षा को लेकर व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 10,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब खबरें फटाफट। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम तैयार है तो दिल्ली को सजाने संवारने का काम भी अंतिम दौर में है। शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा। इसमें 3 सत्र होंगे जिसमें तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सब्सटेंटिव एजेंडा 3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से अधिक देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, खाने, आने जाने और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम आयोजनों में अतिथि देवो भव का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे वहाँ पे 2 चीज़ों की व्यवस्था करनी, सुरक्षा और मेडिकल। लेकिन होटल की सुरक्षा और वहाँ पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है। और अब खबरें फटाफट। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 1 सितंबर से 25 सितंबर तक हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत साइक्लोथॉन का किया जाएगा आयोजन। संसद के विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा आयोजित। सत्र के दौरान होंगी 5 बैठकें। INDIA की तीसरी बैठक आज से मुंबई में हुई शुरू। PM पद और संयोग पद के लिए होगी चर्चा। युद्धपोत महेंद्रगिरी का कल किया जाएगा जलावतरण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।